हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज आपको क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर 2 का पार्ट 6 बताने जा रहा हूं, जो कि मेरे पेज नंबर 37 पर क्रिएट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने आपको पार्ट 5 पढ़ा दिया है। पार्ट 5 जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो लोग मेरे YouTube चैनल की क्लास 12 फिजिक्स पर जा कर के उस पार्ट को देख सकते हैं। आपको जानकारी के अनुसार बता दूं कि उस पार्ट में पार्ट 5 में मैंने आपको निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करना हम निकाले थे। तो जैसा कि निरक्षीय स्थिति पर जब हमने विभव निकाला था तो निरक्षीय स्थिति पर विभव शून्य निकाला था हमने, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको समविभव पृष्ठ बताया था, उसका फिगर बना करके बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पार्ट 5 था वो पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब मैं आज अपना नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने जा रहा हूं, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा और अच्छे से अपने नोट्स बनाइएगा जैसे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। हालांकि वीडियो के बाद में मैं इस नोट्स की PDF फाइल आपको अपलोड कर दूंगा, ताकि जिन बच्चों का पहले से कुछ छूटा हुआ है वो अपना रिकवर कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस नोट्स पर देख रहे हैं, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 पार्ट 6 पेज नंबर 37, यानी कि इसके पहले मैंने आपको 36 पेजेस पर क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में कुछ ना कुछ बताया है, जिसमें हमारा एक लेसन कंप्लीट हो गया है और जो दूसरा लेसन है वो भी कंप्लीट की ओर बढ़ रहा है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो अपने इस चैप्टर पर मैं आज आपको सबसे पहले वैद्युत धारिता पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। इस वैद्युत धारिता के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपको ज़्यादा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है और आप आसानी से इसको समझ लेंगे। तो देखिए, जैसा मैंने डेफिनेशन लिखा है स्टूडेंट्स, वैसे ही आपको देखना है कि किसी चालक में, ठीक है, चालक मतलब कोई तार हो सकता है या कोई उपकरण हो सकता है, वो हमारा चालक कहलाता है। जिस पर विद्युत का प्रवाह हो सकता है वो हमारा चालक कहलाता है। तो किसी चालक में आवेशों को धारण करने की क्षमता को, ठीक है, एक बार फिर से पुनः देख ले कि किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। यानी कि चालक में जो आवेश जितना धारण, वो जो चालक होता है, चालक जितना आवेश धारण कर सकता है उसको उस चालक की वैद्युत वैद्युत धारिता कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम कोई बर्तन ले लें और बर्तन में हम बताएं कि नहीं ये बर्तन हमारा 1 लीटर का है, तो उसकी जो क्षमता होगी उस पर हम 1 लीटर ही लिक्विड या जल डाल सकते हैं, अंततः 1 लीटर से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो जो उसकी क्षमता होगी वो 1 लीटर होगी बर्तन की। तो उसी प्रकार चालक पर जो आवेश धारण करने की क्षमता होती है, ठीक है, तो वही क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। इसे हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए ध्यान दें कि किसी चालक को दिया गया आवेश यदि क्या हो, Q हो, तथा उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, यानी कि देखो जितना चालक को हम आवेश देंगे उतना ही उसके विभव में वृद्धि होगी। तो
हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए समझना है कि किसी चालक को दिया गया आवेश Q उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो जैसा कि इस डिफिनीशन पर लिखा गया है Q अनुक्रमानुपाती V, तो वही हमने यहाँ पर Q अनुक्रमानुपाती V लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये जो Q अनुक्रमानुपाती V लिखा, तो अब आपको पता है कि यहाँ से जब हम ये प्रोपोर्शनल का जब निशान हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल हटा करके कांस्टेंट लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने C है, ये पीछे की पेज का डॉट है, इधर आ गया है, लेकिन ये C है। ठीक है, आप भ्रमित मत होइएगा कि ये एप्सिलॉन जैसे लग रहा है। तो ये है Q इक्वल टू C इंटू V। ठीक है, इसको मैं आगे फिर से लिखे दे रहा हूं, Q इक्वल टू C इंटू V है ये। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है, ये हमारा C है। अब जहां C तो हम प्रोपोर्शनल के स्थान पर लाए हैं, तो ये जो C है ये क्या होगा, एक नियतांक है, और जो यही नियतांक है यही वैद्युत चालक की धारिता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो इस प्रकार यदि हम जब C का मान निकालेंगे तो ये V इधर गुणे के रूप में है, इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा Q अपॉन V। ठीक है, यानी कि किसी चालक की धारिता C बराबर होता है आवेश बटे वैद्युत विभव। ये आपको ध्यान रखना है, और यही हमारा एक फार्मूला बन गया धारिता का। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आगे। फिर इसी से हम फिर निकाल सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, यानी कि आवेश में होने वाली वृद्धि और विभव में होने वाली वृद्धि, इन दोनों के अनुपात को ही उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 1, 2 और 3 डेफिनेशन धारिता की बना ली है। आप अपनी सुविधा के अनुसार आपको जो डेफिनेशन उचित लगे वो आप अपने बोर्ड एग्जाम पर लिख सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन मैंने बनाई, ये डेफिनेशन हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हो गई डेफिनेशन। अब आइए बात करते हैं वैद्युत धारिता के मात्रक की। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, आप लोग 11th में बीमा जब मैं आपको पढ़ा रहा था 11th में, तब जो है हम लोग किसी भी फार्मूले से उसके मात्रक को निकालना बहुत अच्छे से सीखे थे। तो यही चीज यहाँ पर VC, ये क्या है, आवेश, और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और ये क्या है, विभव। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। तो इस प्रकार से धारिता का मात्रक भी हमारा निकल आता है। तो यही है। अब इसका SI मात्रक बात करें तो ये SI मात्रक जो हो जाएगा इसका, वो होगा फैरड। ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो वैद्युत धारिता का जो मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका मात्रक भी निकाल लेते हैं। अब यदि यहाँ पर इसका आवेश हम 1 कूलाम कर दें और विभव 1 वोल्ट कर दें, तो जो इसकी धारिता होगी वो 1/1 होकर के 1 फैरड इसकी धारिता हो जाएगी। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि यदि आवेश 1 कूलाम तथा वोल्ट विभव 1 वोल्ट है, तो धारिता C बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट या 1 फैरड होगी। ठीक है, तो यहां से हम इसकी धारिता भी निकाल लिए, इसका मात्रक निकाल लिए। अब स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि कभी कभी अब आपको आ जाता है कि फैरड की परिभाषा दीजिए, फैरड। ठीक है, तो फैरड की परिभाषा हम इसी से बना सकते हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप थोड़ा सा समझ लेंगे कि फैरड की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में
1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, यानी कि जब हम किसी चालक में, मान लीजिए हमारा चालक तार है और इस पर हम 1 कूलाम का आवेश दे रहे हैं, तो जो इसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाएगी तो उस चालक की धारिता C बराबर Q अपॉन V, तो C बराबर 1/1, तो C बराबर 1 फैरेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उसकी धारिता होगी वो 1 फैरेड हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अब आपको धारिता जो टॉपिक था, वैद्युत धारिता का टॉपिक, मैंने एक एक स्पष्ट रूप से आपको बता दिया है और आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। अब स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट हैं, उन नोट पॉइंट को देखते हुए इसको हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे नोट पॉइंट में हमारा पहला पॉइंट कहता है कि किसी भी चालक की धारिता शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि यदि कोई चालक तार या कोई उपकरण है तो उसकी जो धारिता है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, चाहे वह चालक अनावेशित ही क्यों न हो। यानी कि उस चालक पर कोई आवेश ना हो लेकिन फिर भी उस चालक की धारिता का मान कुछ ना कुछ जरूर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि क्या किसी चालक की धारिता शून्य हो सकती है, तो आपको बताना है कि नहीं, किसी चालक की धारिता शून्य नहीं हो सकती है। नोट पॉइंट दूसरा देखते हैं कि कहता है किसी चालक की धारिता उसके आकार, आकृति, चारों ओर के माध्यम तथा ताप पर निर्भर करती है। यानी कि उसका आकार यदि बड़ा होगा, आकृति उसकी किस प्रकार की होती है, वह किस माध्यम पर है, उसका ताप क्या है, तो इन सब के अनुसार उस चालक की जो धारिता है वो बढ़ती और घटती रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो नोट पॉइंट, दो जो नोट पॉइंट मैंने आपको बताए, इनको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हमारे धारिता का टॉपिक था ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अगले टॉपिक की अपने। तो अगले टॉपिक पर मैं लेता हूं पृथक गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, पृथक गोलीय चालक की धारिता, तो इसको समझने से पहले हम कुछ फिगर को देखते हैं और उस फिगर में उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको समविभव पृष्ठ में बताया था अपने इस वीडियो के पहले पार्ट में, पार्ट ये मेरा 6 है, पार्ट 5 में मैंने आपको इस समविभव पृष्ठ के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि एक खोखला गोला रहता है, उसको यदि धनावेशित कर दिया जाए तो उसका जो आवेश होता है उसके किनारों की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे आवेश उसके केंद्र बिंदु से उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं। तो सेम वैसा ही है, एक बार फिर से समविभव पृष्ठ के जैसा डायग्राम हमने बनाया है। एक खोखला गोला ले लिया और माने कि उसकी जो त्रिज्या है वो a है। ठीक है, वैसे त्रिज्या r लेते हैं लेकिन यहाँ पे हमने त्रिज्या a ले ली और उसको पूरी तरह समझते हैं। देखिए जब इसको आवेशित किया गया तो इसकी सतह पर चारों तरफ सतह पर आवेश फैल जाता है। अब आवेश एक समान रूप से वितरित होता है और यदि इनको हम इनकी काल्पनिक कल्पना करें तो ऐसे लगता है कि सभी आवेश एक इसके केंद्र बिंदु से उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये आवेश, देखिए ये इसका केंद्र बिंदु, तो आवेश ऐसे लगता है कि ये आवेश इस प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं, केंद्र बिंदु से निकल रहे हैं। तो ये जो गोले के ऊपर आवेश है ये तो रियल में है, लेकिन इधर की हमने क्या की है, कल्पना की है, तो ऐसा हमको प्रतीत होता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है जिसे आपको अच्छे से समझना है और पढ़ना है। कहता है जब किसी ठोस अथवा खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो यह आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, हमारे पास खोखला गोला है और हम इसको आवेशित करते हैं तो ये जो आवेश है इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है।
ठीक है। इसके बाद में जिससे वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर अभिलंबवत एवं त्रिज्य अनुगामी प्रतीत होती है। ये वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर अभिलंबवत, ठीक है, अभिलंबवत और त्रिज्यगामी प्रतीत हो रही हैं तथा ये बल रेखाएं केंद्र पर, यदि इन पर हम इनका आभास कराएं तो ऐसा लगता है कि सारी बल रेखाएं एक केंद्र बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अतः पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह गोले के केंद्र पर स्थित है। जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि जो आवेश ऐसा लग रहा है कि इस केंद्र से ही वितरित हो रहा है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो गोले पर जो फैला हुआ आवेश है वो ऐसे लग रहा है कि ये जो आवेश पूरा है ये केंद्र से ही उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब समझेंगे कि गोले का जो आवेश है वो केंद्र पर ही स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब आइए इस गोलीय चालक की धारिता का हम निर्धारण करते हैं। पृथक गोलीय चालक की धारिता का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं उसको आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि आप इस चैनल पर लगातार बने रहें और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, और बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आगे कि पृथक गोलीय चालक की धारिता का निर्धारण। अब इस गोलीय चालक की हम धारिता का निर्धारण कर रहे हैं, तो जैसा कि फिगर के अनुसार है वैसे ही हम इसको करेंगे और आपको अब अच्छे से समझना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, कहते हैं माना गोले की त्रिज्या a है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने त्रिज्या को a माना है, तो गोले की त्रिज्या a है तथा गोले को दिया गया धनावेश q है। ये देखिए गोले को दिया गया धनावेश q हमने, क्योंकि आवेश को हम q मानते हैं। अतः गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव, तो स्टूडेंट्स विभव का फार्मूला मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था कि विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। ये के क्या है? एक नियतांक है। यदि ये हम इस पे धारिता एक माध्यम पर ले रहे हैं तो पहले माध्यम पर निकालेंगे, इसके बाद हम धारिता को निर्वात या वायु पर डिफाइन करेंगे। तो विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर होता है, जहां आर क्या है? त्रिज्या है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि त्रिज्या को हमने a माना हुआ है, यहाँ पर ये जो त्रिज्या है इसको हम a माने हैं, तो r की जगह पर हम a रख देंगे और सेम फार्मूला वैसे ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन a। स्टूडेंट्स इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आइए बात करते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स पार्ट शुरू करने से पहले मेरा 37 पेज पर क्रिएट हुआ था, 38 पेज हो गया। अब हम पेज नंबर 39 की बात करते हैं, ठीक है। तो 39 पर सबसे पहले हमने ये क्या निकाला, देखिएगा, हमने समीकरण 1 बना लिया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसी समीकरण से। अतः चालक की धारिता, अब हम धारिता, जो कि धारिता हम पहले निकाल चुके, धारिता बराबर क्यू सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। तो हमने धारिता का फार्मूला बना लिया सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब देखिए इस पर v यानी कि विभव है, और विभव का मान हम पहले ही समीकरण 1 में निकाल चुके हैं। तो हम क्या कर देंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख देंगे। तो सबसे पहले हमने समीकरण 2 लिखा c बराबर q अपॉन v। अब यहाँ पर v का मान रख दिया हमने, तो v का मान है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपॉन a। तो इस मान को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं c बराबर q है, q लिख दिया, फिर v की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के और फिर इंटू क्यू अपॉन a, ये कर दिया हमने। तो देखिए ऐसी कंडीशन पर स्टूडेंट्स ये हमारे 3 बटे में ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, 1, 2 और 3। ऐसी कंडीशन पर क्या होगा
कि ये पहले हम इसका गुणा इसमें q का गुणा 1 में कराए तो q आ जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे q/4 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू ए, यहाँ पे 3 बटे हैं तो इसका गुणा हम यहाँ पर ऊपर करा देंगे। तो स्टूडेंट्स ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू ए आपका ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू ए अपॉन ये वाला q बचा तो q कर लिया। तो q से q आपका कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू ए, यही हमारा c बराबर बचा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ये भी किसी कंडीशन पर ये फार्मूला हमारा अप्लाई हो सकता है। इसके बाद में अब ध्यान दें, हमारा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के ये सभी क्या है नियतांक है और ये क्या है त्रिज्या है। तो यदि हम इसका नियतांक हटा दें, तो यदि ये नियतांकों को इतने नियतांकों को यदि हम इससे हटा देते हैं तो ये जो सी धारिता है वो उसकी त्रिज्या पर, जैसा कि अभी हमने नोट्स पढ़ा था कि आकार, आकृति और उसके जो नोट में हमने पढ़ा था ना कि जो धारिता होती हैं आकार और आकृति पर निर्भर होती हैं, तो अब ये सेम, तो ये धारिता अब किस पर निर्भर हो गई, उसकी त्रिज्या पर निर्भर हो गई। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब स्टूडेंट्स बात करें कि यदि जो हमारा माध्यम वायु या निर्वात हो, तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि यदि हम जब किसी माध्यम की बात करते हैं और माध्यम हमारा वायु या निर्वात हो तो वहां पर k का जो मान होता है वो 1 हो जाता है। तो समीकरण 3 से पुनः हम k का मान रख देंगे तो k बराबर 1 हो जाएगा। तो अब ये निर्वात है तो यहाँ पे धारिता c, देखिए यहाँ पे माध्यम दिया था c, अब यहाँ पे धारिता हम लेते हैं C0 या C0 क्योंकि ये निर्वात में हो गए। तो इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के था तो k का मान 1 हो गया, तो उसका मान हट 1 का गुणा करेंगे इतने तो यही संख्या आएगी, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला हमारा धारिता का निकल के आया, निर्वात या वायु का निकल करके आया, ये फार्मूला हमारा किसी माध्यम का है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना, ये माध्यम में निकल के आया और ये जो फार्मूला निकल के आया निर्वात या वायु में। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स अब हमारे पास में समीकरण 3 और समीकरण इसको हमने मान लिया 4, ये दोनों मिल गए। तो अब यदि हम बात करें समीकरण 3 और 4 की, तो हम क्या कर देते हैं कि समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दिला दें, यानी कि इस समीकरण में इस समीकरण का भाग दिला दें। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया समीकरण 3 बटे समीकरण 4। समीकरण 3 का मान रख दिया पूरा उठा करके ये, और समीकरण 4 का मान रख दिया पूरा उठा करके ये, तो क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स फिर से मैंने वही चीज लिखी समीकरण 3 अपॉन समीकरण 4। तो 3 का मैंने मान रख दिया ये और 4 का मैंने मान रख दिया ये। तो समीकरण 3 क्या था, c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू ए, और समीकरण 4 था हमारा C0 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए। देखिए 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कटा, ए से ए कट गया, क्या बचा k बचा। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे c अपॉन C0 इक्वल टू के। तो ये फार्मूला एक हमारा ये बन गया वैद्युत धारिता का निर्धारण। अब यदि यहाँ से हम C का मान निकालें, धारिता का मान निकालेंगे तो K इंटू C0, जहाँ पर ये निर्वात की धारिता इंटू नियतांक। ठीक है, तो एक फार्मूला हमारा ये निकल के आया। यदि यहाँ से हम C0 का मान निकालेंगे तो गणितीय नियमों के पक्षांतर का प्रयोग करके C0 इक्वल टू C अपॉन K। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने इस डेरिवेशन पर आपको कई फार्मूले बता दिए हैं और आपको ये सभी फार्मूले नोट करके याद कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स मैं अपने इस टॉपिक को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपको एक नए टॉपिक के साथ में जल्द ही मिलूंगा। ये हमारा पार्ट 6 है। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 10 या पार्ट 12 तक मेरा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और आपको मैं इसके बाद में 3rd चैप्टर को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम इस फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल्स मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर बताऊंगा और जो नोट्स वगैरह हैं वो मैं आपको इसी पर ही लिखाता चलूंगा।
तो स्टूडेंट्स, मेरी ये क्लास आज की आपको कैसी लगी? इसके सारे नोट्स को आपको तुरंत नोट बना करके मुझे अपने ग्रुप पर सेंड करने हैं। और चलते चलते स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जिन लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल राहुल परमहंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनका जो वर्क पिछड़ा हुआ है वो अपने वर्क को कंप्लीट कर सके। तो स्टूडेंट्स, जल्द ही आपको मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो मैंने आज जो आपको अपने इन टॉपिकों पर बताए हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझ करके अपनी नोटबुक पर नोट कर लें स्टूडेंट्स। कल मैं आपको फिर एक नया टॉपिक बताऊंगा। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी, वैश्विक महामारी बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है, और यदि हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो इस समस्या से हमको और हमारे घर वालों को भी जूझना पड़ सकता है। तो इस चीज को देखते हुए, इसी वजह से आपके विद्यालय बंद किए गए हैं, लेकिन फिर भी विद्यालय द्वारा सार्थक प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों को घर पर रह कर के ही ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाए, और उस प्रयास पर हम लोग तत्पर प्रयासरत हैं। तथा आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अनावश्यक किसी कारण के अपने घर से बाहर ना निकले, घर पर ही रहें। स्टे होम, सेव लाइफ। स्टूडेंट्स, लाइफ बहुत ही अनमोल चीज़ है और ये बार बार सभी को नहीं मिलती है। तो इस वजह से आप लोग घर पर ही रहें, और घर पर ही रह करके आपको सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, मैं अब आप लोगों से अब विदा लेता हूँ। कल आपसे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पार्ट के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।